वेलकम स्टूडेंट्स। इन दिस वीडियो लेक्चर मैं यूईपी के मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर के सब्जेक्ट का चैप्टर 2 दैट इज़ इलेक्ट्रिक हीटिंग के लेक्चर 4 को कंटिन्यू करूँगा, जिसमें मैं बात करूँगा रिक्वायरमेंट ऑफ गुड हीटिंग एलिमेंट के बारे में। मतलब कि कोई अच्छा हीटिंग एलिमेंट है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसके बारे में बात करूंगा। उससे पहले एक ज़रूरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक क्वेश्चन CSB2 में ज़्यादातर पूछा जाता है और प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा गया है और कंसेप्चुअली अच्छा टॉपिक भी है सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं, इसको आप एक बार देख लीजिए। एक्सप्लेन रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड हीटिंग एलिमेंट एंड ऑल्सो राइट कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ हीटिंग एलिमेंट। मतलब कि गुड हीटिंग एलिमेंट के रिक्वायरमेंट्स को एक्सप्लेन करिए और हीटिंग एलिमेंट के फेलियर के कारणों को भी लिखिए। इस टाइप का क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का। तो जो मैं आज एक लेक्चर लूँगा, कंप्लीट करूँगा, तो इस लेक्चर में आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा और आपको कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा। देखिए, जो हमारे रेजिस्टेंस हीटिंग होती है, ठीक है, रेजिस्टेंस हीटिंग ये कैसे होती है तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया भी, अगर आपने देखा हो। तो रेजिस्टेंस हीटिंग क्या होती है कि किसी कंडक्टर में कोई ऐसा एलिमेंट ले लिया जाता है और उस एलिमेंट में हम क्या लगाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, मतलब वोल्टेज अप्लाई करते हैं। वोल्टेज अप्लाई करने से उसके एक एंड ए से दूसरे एंड बी तक आई करंट फ्लो हो जाता है। और ये जो आई करंट होता है, ये आई करंट का स्क्वायर इनटू इस कंडक्टर या इस हीटिंग एलिमेंट का बोलना चाहिए, हीटिंग एलिमेंट का जो रेजिस्टेंस होता है वो। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलता है पावर लॉस, और यही पावर लॉस होता है हमारा हीट। ठीक है, अगर हम इसके साथ किसका मल्टीप्लाई कर दें, आई स्क्वायर आर जो पावर है, इसके साथ हम टाइम का कर दें तो ये एक एनर्जी का फॉर्म लेगा और यही हमारी हीट में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरीके से ये वर्किंग होती है रेजिस्टेंस हीटिंग में कि उसमें हम एलिमेंट्स ले लेते हैं, रेजिस्टिव एलिमेंट, और उसमें करंट फ्लो कराते हैं। तो ये जो एलिमेंट है ये गर्म हो जाता है और गर्म होने के बाद इसका जो एम्बियंट है, मतलब आसपास का जो वातावरण है, वो भी गर्म हो जाता है। तो हमको क्या होता है कि इससे फ़ायदा होता है, हीटिंग होती है। और मान लीजिए जिस चीज़ को हमको हीट करना वो कंडक्टर ही है, तो डायरेक्टली उस कंडक्टर में ही हम लोग अप्लाई कर देते हैं इलेक्ट्रिक सप्लाई, जिसकी वजह से उसी कंडक्टर में ही फ्लो हो जाता है करंट और वो कंडक्टर हीट हो जाता है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है, जो पूरा कंसेप्ट है, ये है रेजिस्टिव हीटिंग का, रेजिस्टेंस हीटिंग का। तो इसमें जो हम वायर यूज़ कर रहे हैं, जो कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका जो मतलब है यहाँ पर, ये है हीटिंग एलिमेंट से रिलेटेड। तो ये जो अपन यूज़ करते हैं ना वायर, है ना, तो ये है आपका हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट जैसे आपको मैं बताऊं, आपने प्रेस देखा होगा, आयरन देखा होगा पुराने, जिसमें क्या आता था, एलिमेंट लगा होता था अंदर, ठीक है, इस टाइप के शेप का होता था एलिमेंट, ऐसा होता था। अभी तो दूसरे आयरन भी आ गए, ये भी चल रहे हैं। इस तरह से टर्मिनल होते थे और इसमें ऐसे वायर्स बनी होती थी और इंसुलेटर्स लगे होते थे, इस टाइप का होता था। तो इसमें क्या करते थे हम लोग, यहाँ पर अप्लाई करते थे वोल्टेज और इसमें करंट फ्लो होता था, जिससे ये वाला जो परत है ये हीट हो जाता था। और ये हीट होने के कारण जो प्रेस का जो नीचे का जो कवर होता है ना, आयरन कवर जो होता है, वो हीट हो जाता था, और वो हीट होता था तो उससे प्रेस किया जाता था। तो उसी हीटिंग एलिमेंट की बात कर रहे हैं, जो अंदर में जो एलिमेंट लगा होता है, कंडक्टर लगा होता है। तो वो हीटिंग एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, है ना, तो उसका जो रिक्वायरमेंट है, प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो उसका जो रिक्वायरमेंट है, उसमें सबसे पहला रिक्वायरमेंट हमारे पास है हाई रेजिस्टिविटी। हाई रेजिस्टिविटी, जो हमारा हीटिंग एलिमेंट होगा उसकी रेजिस्टिविटी रो बहुत हाई होनी चाहिए। मतलब ऐसा मटेरियल यूज़ करना है जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई हो। मटेरियल ऑफ हाई रेजिस्टिविटी इज़ टू बी यूज्ड, तभी हमारा जो हीटिंग एलिमेंट है वो अच्छा होगा, अच्छे क्वालिटी का होगा। इसके बाद जो दूसरा हमारे पास रिक्वायरमेंट है वो है हाई मेल्टिंग टेम्परेचर। हाई मेल्टिंग टेम्परेचर, देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग रेजिस्टेंस हीटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं एलिमेंट को। तो इसका जो टेम्परेचर होगा, मेल्टिंग टेम्परेचर, मतलब पिघलने वाला जो
इसका तापमान है उसकी वैल्यू हाई होनी चाहिए, तभी तो वो हीटिंग के काम आ पाएगा। तो जो भी अगर हम लोग हीटिंग एलिमेंट यूज़ करते हैं तो उसका हाई मेल्टिंग टेम्परेचर होना चाहिए। तीसरा हम देखते हैं, तीसरा जो हमारे पास है वो है लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए इसके बारे में मैं बता दूं, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारा कोई रजिस्टर है और उस रजिस्टर का जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है T, इसमें अगर बदलाव आता है, उस बदलाव के कारण इसके जो रेजिस्टेंस है उसमें भी बदलाव आता है। तो टेम्परेचर में होने वाले बदलाव या टेम्परेचर में होने वाले चेंज की वजह से इस रजिस्टर में होने वाले चेंज को जो कॉफिशिएंट बताता है, उस कॉफिशिएंट को हम बोलते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसके लो होने का मतलब है कि टेम्परेचर में होने वाले चेंजेस की वजह से इसके रेजिस्टेंस में होने वाला जो चेंज होगा उसकी वैल्यू लो होगी। मतलब लो टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस में टेम्परेचर में होने वाले चेंज की वजह से रेजिस्टेंस में या हीटिंग एलिमेंट के रेजिस्टेंस में होने वाला चेंज बहुत मिनिमम होगा, बहुत कम होगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए एक अच्छे हीटिंग एलिमेंट में। चौथा देख लेते हैं जो प्रॉपर्टी हमारी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो वो है हाई ऑक्सीडाइजिंग टेम्परेचर। हाई ऑक्सीडाइजिंग टेम्परेचर, आपको पता ही होगा कि हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, तो जितनी भी चीज़ें हैं वो ऑक्सीजन के टच में होती हैं, ऑक्सीजन के आसपास होती हैं। लेकिन जो ऑक्सीजन गैस होती है वो मेटल्स के साथ जल्दी रिएक्शन नहीं करती, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रिएक्ट करती है। तो अगर हमारा जो एलिमेंट है वो ऑक्सीडाइज होने लगेगा किसी टेम्परेचर पर या कम टेम्परेचर पर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो हमारा हीटिंग एलिमेंट ख़राब हो जाएगा। तो हीटिंग एलिमेंट को ऑक्सीडाइजेशन से बचाने के लिए उसका जो सिलेक्शन किया जाता है अच्छे हीटिंग एलिमेंट का, तो उसमें ये देखा जाता है कि उस हीटिंग एलिमेंट के अंदर जो ऑक्सीडाइजिंग टेम्परेचर की वैल्यू है वो हाई हो। ठीक है, मतलब अच्छे हीटिंग एलिमेंट में ऑक्सीडाइजिंग टेम्परेचर की वैल्यू हाई होनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा रिक्वायरमेंट आता है वो है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसका कहने का मतलब है कि अच्छे हीटिंग एलिमेंट का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा क्यों? तो चलिए हम लोग पहले समझ लेते हैं कि अगर निगेटिव हुआ तो क्या होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर आपको समझाया था कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ये होता है कि अगर उस रजिस्टर के आसपास का जो टेम्परेचर है उसमें चेंज होता है तो जो रजिस्टर है उसका जो रेजिस्टेंस है उसमें भी चेंज होता है। यह बताता है, इसके चेंज को बताता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो अच्छा हीटिंग एलिमेंट है उसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो कम, मतलब लो तो होना ही चाहिए, साथ में पॉजिटिव भी होना चाहिए। तो अब यहाँ पर समझने की बात आती है कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा और निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब क्या है। तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब ये है कि अगर टेम्परेचर में जो चेंज आ रहा है वो इंक्रीजिंग है, मतलब टेम्परेचर अगर हमारा इंक्रीज हो रहा है तो जो रेजिस्टेंस में जो चेंज आएगा वो भी कैसा होना चाहिए, इंक्रीजिंग होना चाहिए। और यदि टेम्परेचर में जो चेंज आ रहा है वो क्या है, डिक्रीजिंग है, मतलब अगर टेम्परेचर हमारा कम हो रहा है तो जो रेजिस्टेंस में चेंज आ रहा है वो भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। समझ गए बात? तब हम जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है रेजिस्टेंस का उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे। लेकिन अगर टेम्परेचर में जो चेंज आ रहा है वो इंक्रीजिंग है और रेजिस्टेंस में इसके कारण जो चेंज आ रहा है वो क्या है, डिक्रीजिंग है, मतलब उल्टा है, या जो टेम्परेचर में चेंज आ रहा है वो क्या है, डिक्रीजिंग है और रेजिस्टेंस में होने वाला चेंज क्या है, इंक्रीजिंग है, तो इन दोनों ही सिचुएशन में ये जो दोनों सिचुएशन है, इन दोनों सिचुएशन में जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा रेजिस्टेंस का वो होगा आपका निगेटिव। तो यहाँ पर मैंने दोनों बातों को क्लियर कर दिया है कि निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है और पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है।
तो तीसरा जो रिक्वायरमेंट था गुड हीटिंग एलिमेंट का वो था कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हमारा लो होना चाहिए। साथ में हमारा जो पांचवा रिक्वायरमेंट है वो ये है कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस गुड हीटिंग एलिमेंट का पॉजिटिव होना चाहिए। मान लीजिए अगर हमारा जो हीटिंग जो एलिमेंट है उसका कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, निगेटिव होता है। निगेटिव होने के केस में अगर हम हीटिंग एलिमेंट को किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, अधिक टेम्परेचर के लिए, उसका टेम्परेचर क्या होता जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। बढ़ता ही जाएगा तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता जाएगा, घटता ही जाएगा। और घटेगा अगर उसका रेजिस्टेंस तो जो करंट उसमें फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू भी बहुत बढ़ जाएगी और उसके बढ़ने के कारण इनस्टेबिलिटी आ जाएगी आपके ऑपरेशन में। इनस्टेबिलिटी इन ऑपरेशन, जो हीटिंग का जो आप प्रोसेस कर रहे हैं उसको आप क्या करते हैं, कंट्रोल्ड मैनर पर करते हैं। आपको जो टेम्परेचर चाहिए उतना ही चाहिए होता है। अब अगर ज़्यादा करंट उसमें फ्लो होने लगेगा तो टेम्परेचर की वैल्यू इनस्टेबल हो जाएगी, मतलब वो कंट्रोल्ड मैनर पे नहीं होगा। तो जो ऑपरेशन हो रहा है हीटिंग का, जो हम प्रोसेस कर रहे हैं वो अनस्टेबल हो जाता है। कब, जब करंट की वैल्यू एकदम से बढ़ जाती है। तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही हीटिंग के टाइम पर, इसीलिए हम क्या रखते हैं, जो हीटिंग एलिमेंट है उसका जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है पॉजिटिव रखा जाता है, ताकि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस भी हमारा बढ़ता जाए और फिर करंट कम लेने लगे। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम लेगा, मतलब जितनी ज़रूरत है उतना ही ले, ऑपरेशन हमारा अनस्टेबल ना हो। जो छठवां रिक्वायरमेंट हमारा यहाँ पर है वो है डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है कि जो हमारा हीटिंग एलिमेंट है वो होना चाहिए कन्वेनिएंट शेप का। कन्वेनिएंट शेप का होना चाहिए ताकि इसको आसानी से कहीं पर भी फिट किया जा सके। साथ में उसका साइज भी कन्वीनियंट होना चाहिए और जो एलिमेंट है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, आसानी से मुड़ सके ताकि हम उसको प्रॉपरली एडजस्ट करें। फिर सातवां जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है गुड हीटिंग एलिमेंट का, ये है मैकेनिकल स्ट्रेंथ। जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, ठीक है, मैकेनिकल डैमेज से बचाने के लिए गुड हीटिंग एलिमेंट का मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छा होना चाहिए, ठीक है, हाई होना चाहिए, जिसके कारण उसमें आसानी से कोई डैमेज ना हो सके। क्योंकि जब मेटल का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका स्ट्रेंथ जो होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, वो कम होने लग जाता है। कम होने के कारण क्या होता है, वो आसानी से मुड़ जाता है इधर उधर, उसमें स्पॉट्स आ जाते हैं जिसकी वजह से हीटिंग एलिमेंट हमारा ख़राब हो सकता है। तो उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है अच्छा होना चाहिए। इसके बाद सबसे जो इम्पॉर्टेंट इसमें रिक्वायरमेंट है वो है मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर। मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर का मतलब होता है कि किसी हीटिंग एलिमेंट का जो यूज़ है हम उसको कितने डिग्री सेल्सियस तक हीट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसको डिफाइन करता है। तो हम क्या करते हैं कि जो हीटिंग एलिमेंट होते हैं उनको एलॉय से बनाते हैं, मतलब हम 2 या 3 मेटल को मिला करके एलॉय बनाते हैं और फिर उससे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर एक टेबल दूंगा जो कंपटीशन एग्ज़ाम में एसएससी जेईई वगैरह में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो वो आपका यहाँ पर क्लियर होगा, ठीक है। और उसके मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर को भी यहाँ पे वैल्यू को दूंगा मैं। सबसे पहला हमारा जो नाम है एलॉय का, जो एज ए यूज़ किया जाता है हीटिंग एलिमेंट, गुड हीटिंग एलिमेंट के रूप में उसका यूज़ किया जाता है, उसका नाम है कॉन्स्टेंटेन। कॉन्स्टेंटेन नामक एलॉय का जो कंपोजिशन होता है, मतलब इसमें कौन कौन से मेटल्स मिले होते हैं, तो निकिल मिला होता है और इसमें मिला होता है कॉपर। लेकिन ये अलग अलग इसके परसेंटेज इसमें मिले होते हैं। निकिल का जो परसेंटेज होता है वो होता है 45% और कॉपर का इसमें जो परसेंटेज होता है वो है 55%। इसको मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो इसका होता है ये होता है 400 डिग्री सेल्सियस के हीटिंग तक के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बात यहाँ पर बता रहा हूँ, ये एसएससी जेईई या दूसरे किसी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं और साथ में CSBTU या यूनिवर्सिटी लेवल एग्ज़ाम के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। दूसरा जो हमारा एलॉय है वो है नाइक्रोम। नाइक्रोम जो एलॉय होता है उसका जो कंपोजिशन है वो है निकिल और क्रोमियम। नाम से स्पष्ट होता है नाइक्रोम, तो निकिल और क्रोमियम।
तो निकिल और क्रोमियम यहाँ पर यूज़ हो रहा है, तो निकिल का परसेंटेज क्या है और क्रोमियम का परसेंटेज क्या है ये जानना ज़रूरी है। निकिल का परसेंटेज होता है 80% और क्रोमियम का परसेंटेज होता है 20%। और इसका जो मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है वो होता है 1150 डिग्री सेल्सियस। तीसरा जो एलॉय है हमारे पास वो होता है कैंथाल। इसको भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कैंथाल में 3 तरह के मेटल को मिलाया जाता है। पहला जो होता है इसमें आयरन होता है, उसको Fe से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आयरन जो होता है उसका जो परसेंटेज है वो 70% होता है, बहुत ज़्यादा आयरन होता है। फिर क्रोमियम का परसेंटेज होता है 25% और 5% एल्यूमिनियम का परसेंटेज होता है। और इसका जो मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस तक होता है। मतलब इसको 1200 डिग्री सेल्सियस तक हीटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद जो एलॉय है वो है सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड में टेट्राहाइड्रा कार्बन में हम जब सिलिकॉन को मिलाते हैं, सिलिकॉन के एटम्स को स्ट्रांगली क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो इसका बनता है एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनता है इसका। और ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर काम आता है एज ए हीटिंग एलिमेंट, और जिसका मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है आपका 1450 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे ज़्यादा जो डिग्री होती है मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर की वो 1450 डिग्री सेल्सियस में सिलिकॉन कार्बाइड का इस्तेमाल करके हीटिंग की जाती है। तो हमने अभी तक रिक्वायरमेंट्स जान ली है किसी गुड हीटिंग एलिमेंट के लिए। अब चलिए देख लेते हैं इसके कॉजेस ऑफ फेलियर को, है ना। हमने जो क्वेश्चन लिया हुआ था वो हमारे पास था, एक बार और देख लेते हैं। एक्सप्लेन द रिक्वायरमेंट ऑफ गुड हीटिंग एलिमेंट एंड ऑल्सो राइट कॉजेस ऑफ फेलियर ऑफ हीटिंग एलिमेंट। तो इसमें हम देखेंगे कॉजेस ऑफ फेलियर ऑफ हीटिंग एलिमेंट। कॉजेस ऑफ फेलियर ऑफ हीटिंग एलिमेंट, इसमें सबसे पहला जो कॉज होता है, सबसे पहला जो इसमें कॉज होता है वो कॉज का नाम है फॉर्मेशन ऑफ हॉट स्पॉट। फॉर्मेशन मतलब बनना ऑफ हॉट स्पॉट। अब ये हॉट स्पॉट क्या होता है इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए ये मेरा एक हीटिंग एलिमेंट है, ठीक है, इस तरीके का मेरे पास एक हीटिंग एलिमेंट है। अब इस हीटिंग एलिमेंट में सब मैंने सप्लाई दी और ये हीट होने लगा। हीट होने से इसमें कहीं पर अगर ब्राइट स्पॉट बन जाता है, मान लीजिए यहाँ पर क्या बन जाता है, एक ब्राइट स्पॉट बन जाता है, आपको अलग से वो चमकता हुआ दिखाई देता है, बाकी पार्ट से थोड़ा अलग दिखेगा आपको ब्राइट स्पॉट। तो इस टाइप के स्पॉट को बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ हॉट स्पॉट। तो ये जो पॉइंट है किसी वजह से डैमेज हो गया होता है और यहाँ पर जो आपका जो करंट है ना, यहाँ पर जो हीट है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, ब्राइट स्पॉट बोलते हैं। और इसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए इस पूरे हीटिंग एलिमेंट में, तो वो यूनिफॉर्मिटी जो टेम्परेचर की नहीं होती, उसके कारण हमारा जो हीटिंग एलिमेंट है वो डैमेज हो जाता है। तो उसके डैमेज होने का या उसके हीटिंग एलिमेंट के फेलियर का जो पहला कॉज है वो है फॉर्मेशन ऑफ हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट के फॉर्मेशन से ऐसा होता है। दूसरा जो इसमें मेन रीज़न होता है वो है ऑक्सीडेशन। आपको मैंने बताया था रिक्वायरमेंट में कि ऑक्सीडेशन जो होता है, ऑक्सीडेशन टेम्परेचर हीटिंग एलिमेंट का वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन फिर भी कई बार ऑक्सीडेशन हो जाते हैं। मतलब जो हमारे हीटिंग एलिमेंट हैं वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेते हैं, मतलब रिएक्शन कर लेते हैं। रिएक्शन करके वो हम अपने जो फॉर्म है उसको बदल डालते हैं। उसकी वजह से उनकी जो प्रॉपर्टी है, पर्टिकुलर स्पॉट की जो प्रॉपर्टी होती है वो चेंज हो जाती है, और वो प्रॉपर्टी चेंज होने के कारण प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है और हीटिंग एलिमेंट हमारा फेल हो जाता है। तो ऑक्सीडाइजेशन भी एक कॉज है जिसके कारण हमारा हीटिंग एलिमेंट फेल हो जाता है। ये स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी थी, आपको मैं करेक्ट कर देता हूँ। ऑक्सीडाइजेशन, इसका जो स्पेलिंग है OXDI, ठीक है, आप और इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ऑक्सीडाइज होना, ठीक है, ऑक्सीडाइजेशन। उसके बाद
तीसरा जो हमारे पास है वो है कोरोजन। तीसरा जो कॉज होता है, कोरोजन एक कॉज है। कोरोजन मतलब आपको सबको पता है जंग लगना, जंग लग जाता है मेटल्स में, है ना। तो जंग लगने के कारण भी हमारा जो हीटिंग एलिमेंट है वो फेल हो जाता है। चौथा जो हमारा कारण है वो है मैकेनिकल फेलियर। मैकेनिकल फेलियर, कई बार हमारा जो हीटिंग एलिमेंट है मैकेनिकल फोर्सेस की वजह से या इम्प्रॉपर हैंडलिंग की वजह से फेल हो जाता है, उसके जो स्ट्रक्चर है वो बदल जाते हैं, जिसकी वजह से भी हीटिंग एलिमेंट जो है हमारा फेल हो जाता है। तो इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर एंड करते हैं, और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिए वीडियो, और अपने जो सुझाव हैं वो कमेंट में दीजिए, बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। लाइक ज़रूर करिए वीडियो को, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दूसरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको इस पर मिलते रहेंगे। अगले लेक्चर में हम देखेंगे डिज़ाइन ऑफ हीटिंग एलिमेंट। डिज़ाइन ऑफ हीटिंग एलिमेंट के बाद हम इसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कंपटीशन एग्ज़ाम और एसएससी जेई जैसे कंपटीशन एग्ज़ाम प्लस सीएसवीटीयू दोनों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।